कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर। हेलो एवरीवन, आज हम कृतिका के पाठ 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? अब हमें ये बताना था कि जो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद थे वो हर बात पे क्या बोलते थे, भाई हमारा भी एक जमाना था। तो ये जो उनका कंपैरिजन करना है वो कहाँ तक सही है, हमें वो बताना है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं, है ना। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना पुराना जमाना याद आता है। ये यादें अपने आप ही आ जाती हैं, लेकिन समय ही समय की इन तुलनाओं को दूसरों के सामने दिखाकर उन्हें नीचे दिखाना गलत है। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती है। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग अपने पक्ष में एक तरफ का अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? अब जो राम स्वरूप थे उनकी बेटी जो थी उमा, वो उसको शिक्षा भी दिलवाते हैं लेकिन शादी के लिए उसको छुपाते हैं। तो ये जो उनकी विवशता है वो मतलब किस तरीके से उसको उजागर करता है? तो राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के एक तो पक्ष में है ना। वही उन्होंने बीए करवाई है अपनी बेटी को, तो सीधी सी बात है कि वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे। उन्होंने अपनी बेटी उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। साथ ही उमा को संगीत कला आदि का भी ज्ञान है। उमा के पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो। उमा को परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, लेकिन उन लोगों की सोच कैसी थी? अच्छी नहीं थी। लड़का और पिता दोनों ही चाहते हैं कि उनकी उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य लड़की के पिता की विवशता को दर्शाता है। अब क्या था कि उनकी जो बेटी थी वो विवाह के मतलब योग्य हो गई थी, मतलब शादी करने लायक हो गई थी। तो उनको यही बात खटक रही थी कि भाई अच्छे घर में शादी करनी है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि वो बेशक पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो छोटी है, गलत है वो। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से उम्मीद करते हैं कि वो उनके सामने सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वो पाउडर आदि बनावटी चीजों का उपयोग करे। वो मेहमानों के सामने ढंग से बात करे। उसमें जो गुण है उन्हें ठीक तरह से बताए ताकि वो लड़के और उसके पिता को पसंद आ जाए। वे उमा को कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में दिखाना चाहते हैं। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। ये रिश्ता भी झूठ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक पास बताना गलत है। ऐसी ठगी पर रिश्ते कभी नहीं टिकते। इसी तरह पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा ही है। इन सब बातों के आधार पर हम रामस्वरूप के व्यवहार को उचित नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है? तो अब बिल्कुल सही है। जो गोपाल प्रसाद है वो विवाह को बिजनेस मानते हैं, है ना, मोल भाव करते हैं। और दूसरी तरफ जो रामस्वरूप है, लड़की के जो पिता हैं, वो भी गलत ही है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शिक्षा को छुपा रहे हैं, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो कि गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है और चालाक किस्म के इंसान है। वो रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। शादी जैसे रिश्ते को भी वो बिजनेस के तराजू में तोलते हैं। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। दूसरी तरफ जो राम स्वरूप है वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इस कारण राम स्वरूप को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपानी पड़ती है। हमारा मानना है कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का ये अपराध उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है।
आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, ये कथन किसने कहा था? उमा ने। तो उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो इसमें आप लिख सकते हो कि जैसे शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, यानी वो व्यक्तित्वहीन है, उसका अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं है, उसकी खुद की कोई सोच, स्थान या महत्व नहीं है, वो अपने पिता के इशारों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह पिता की सही गलत सभी बातों को मानकर चलता है। ऐसा व्यक्ति पति होने योग्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शंकर लड़कियों के पीछे लगकर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है ना। जब वो हॉस्टल के बाहर पकड़ा गया था लड़कियों के, तो उसे मारा पीटा था। उसका सबके सामने अपमान हो चुका है, वो एक चरित्रहीन लड़का है। उसका शरीर भी कमजोर है, वो सीधा तनकर भी नहीं बैठ सकता है, इसीलिए वो विवाह योग्य नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब ये जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसका जो पात्र है शंकर, उन युवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं। लोग शिक्षा को पुरुषों के लिए उचित मानते हैं। ऐसे युवा ना तो शारीरिक रूप से मजबूत है और न ही चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जो उमा है, वो उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अधिकारों के प्रति जागरूक है। वो उच्च शिक्षित है, उसका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ही जरूरत है। सेवेंथ क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या क्या है? वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, पर शंकर की नहीं। शंकर अपने पिता के आगे मुंह नहीं खोलता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है, क्योंकि उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी जो है व्यंग्यात्मक सार्थक शीर्षक है। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो इस कथा वस्तु के आधार पर हम इस एकांकी का मुख्य पात्र उमा को मानते हैं, क्योंकि ये कथा वस्तु उसी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र जो थे वो शंकर थे, है ना। पर वो चारित्रिक और शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है ना उसके ऊपर। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला और संगीत में भी निपुण है। वो अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को जवाब देकर उनकी आंखें भी खोल कर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से ही होता है। अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है। अगला है, इस एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो राम स्वरूप की विशेषताएं क्या थी? कि वो प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। वो चाहते हैं कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व है। दूसरी ही तरफ रामस्वरूप की दुर्बलता ये है कि वो अपनी बेटी की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं, क्योंकि कम पढ़ी लिखी होगी तो वो उसे मतलब कंट्रोल में रखकर, है ना, नियंत्रण में रखकर इस पर मनमाना रोब चला सके। रामस्वरूप झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है और गोपाल प्रसाद की बेकार बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं। अब गोपाल प्रसाद की देखते हैं। गोपाल प्रसाद एक तो बड़बोला व्यक्ति है ना। वो एक जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन करता है। वह दूसरों पर हावी होना जानता है। शंकर तो उसके सामने भीगी बिल्ली बना रहता है। गोपाल प्रसाद चालाक भी है, वो बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसीलिए वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह लड़की को जांचता है, उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, सभी चीजों की परख करता है। वो ऐसी बहू चाहता है जो उसके अनुसार चले। वो झूठ बोलने में भी माहिर है। उसका बेटा एक साल फेल हो चुका है,
परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वो बीमारी के कारण रह गया था। वह स्वभाव से क्या है, हंसोड़ भी है। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार करता है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। इस एकांकी का उद्देश्य का क्या उद्देश्य है, लिखिए। अब इस एकांकी का उद्देश्य यही था कि समाज के लोगों की जो दोहरी मानसिकता है वो सबके सामने लाए, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना और युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना है। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू को चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे एक वस्तु की तरह देखते हैं, है ना, कि हाँ भाई चलने में ठीक है, ऐसे उठती है, ऐसे बैठती है। इसके अलावा शंकर जैसे युवक अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना और उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? जैसे आप लिख सकते हो इसमें कि लोगों को शिक्षित नारी के लाभ बताना, शिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं, शिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला है, रीढ़ की हड्डी गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? एकांकी है ये, ठीक है। रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? सामाजिक समस्या पर। उमा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? उमा बीए पास है। इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? उमा। कलसों से नहाता था लोटों की तरह, इस कथन के द्वारा कौन क्या कहना चाहता है? ये कथन रामस्वरूप ने कहा था अपने नौकर रतन को। तो रामस्वरूप का जो नौकर है रतन, वो वास्तव में काम करता है, काम कम करता है, बोलता ज्यादा है। रतन की हंसी का मजाक उड़ाते हुए रामस्वरूप कहते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में बहुत काम किया, कसरत करते थे, कसरत के बाद कलसे से पानी शरीर पर यूं डालते थे मानो लोटे से नहा रहे हों। इस कथन के माध्यम से वो रतन को अधिक काम करने, मतलब ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। रीढ़ की हड्डी किसकी नहीं है? शंकर की। रामस्वरूप प्रेमा से मेहमान के आगे क्या बात छुपाने के लिए कहते हैं? उसकी शिक्षा की। रामस्वरूप कौन है? उमा के पिता। गोपाल प्रसाद कैसे विचारों के हैं? गोपाल प्रसाद दकियानूसी विचारों के हैं। उमा को लड़की दिखाने की प्रक्रिया में क्या पसंद नहीं आता? लड़की का एक वस्तु के रूप में प्रदर्शन, कि चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, इस तरीके की चीजें उसको नहीं पसंद। रतन टोस्ट के लिए मक्खन कब लाता है? अब रतन जो था वो टोस्ट लेने गया था, है ना, पूरे एकांकी में, पूरे नाटक में। तो वो जो दुकान थी दूर थी, तो वो आता तब है जब जो मेहमान होते हैं चले जाते हैं सब कुछ कर कर आके। तो आप इसमें लिखोगे मेहमानों के जाने के बाद। गोपाल प्रसाद के अनुसार रिश्ता तय करने के लिए लड़की में क्या होना जरूरी है? खूबसूरती। प्रेमा के अनुसार उसकी बेटी उसकी बात क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ लिख गई है ना, ज्यादा शिक्षित होने के कारण। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? बिजनेस। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन से किस ओर संकेत करती है? शंकर की चरित्रहीनता की ओर। रामस्वरूप के अनुसार लड़कियों के सहारे किसका कारोबार चलता है? सौंदर्य प्रसाधनों का, है ना। झुकी कमर लेखक ने किसकी खासियत बताई है? शंकर की, क्योंकि वो तन के ठीक से भी नहीं बैठ सकता, झुका बैठा था। रामस्वरूप किस लिए इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे? क्योंकि उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। उमा किस तरह की लड़की है? सुशील, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी। उमा को क्या पसंद नहीं है? श्रृंगार करना। गोपाल प्रसाद पेशे से क्या है? वकील है। शंकर किस शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है? लखनऊ। रामस्वरूप किस मजबूरी के कारण बाबू गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाते थे? बेटी का पिता होने के कारण वो गोपाल प्रसाद की गलत बात में भी हाँ हाँ करके उसकी बात को सही बताते थे।
गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए कैसी लड़की चाहते हैं? वो अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं जो उन्हीं के ही अनुसार चले। उमा किसका गीत सुनाती है? मीरा का। उमा को देखकर दोनों बाप बेटा क्यों चौंक जाते हैं? उमा को देखकर दोनों इसलिए चौंक जाते हैं क्योंकि उसने चश्मा पहन रखा था। उन्हें डर था कि कहीं लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है। शंकर कहाँ से भगाया गया था? लड़कियों के हॉस्टल से। एकांकी के अंत में उमा लड़के की किस कमी की ओर इशारा करती है? उमा एकांकी के अंत में शंकर की रीढ़ की हड्डी न होने की ओर इशारा करती है। Do like, share and subscribing to watching. Thank you.